से बता दें, प्रोस्टेट पे ना, राइट? यस सर। बीपीएच करना तो था चले सर। जी, तो हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। तो प्रोस्टेट की ना, मैंने कल आपको लोब्स लिखवाए थे, जोन्स लिखवाए थे, और मैंने बताया था जी ऑनलाइन है सारे, हम स्टार्ट करें जी, बाकी लोग भी। डॉक्टर हुमैरा, सिद्रा, आतिफ, यस सर। चलें जी। तो हमारा टॉपिक है जी, हम लोग प्रोस्टेट कर रहे थे कल। तो इसमें जो है वो प्रोस्टेट के अंदर हमने पढ़ा था, एक लोब्स हैं और जोन है। लोब जो है, अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो मीडियन लोब इन्वॉल्व होता है, मेनली उसका हाइपरप्लेजिया होता है। और अगर जोन के हिसाब से बात करें तो ट्रांजिशनल जोन पे। और अगर इसमें हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेट उसमें प्रोस्टेट कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेरिफेरल जोन है वो आपकी क्या है जी, कैंसर के लिए कॉमन होती है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर में इतने ज्यादा सिम्टम्स इनिशियली नहीं आते उस यूरिन इन्फेक्शन के, क्योंकि वो यूरेथ्रा से काफी दूर एरिया होता है, तो डिस्टेंस होता है, इसलिए यूरेथ्रा जल्दी अर्ली स्टेज में कॉम्प्रेस नहीं होता। अच्छा, तो प्रोस्टेट की ना आर्टरीज की रहती थी, तो प्रोस्टेट की आर्टीरियल सप्लाई लिखें जी। तो प्रोस्टेट को हमारी दो आर्टरी सप्लाई करती हैं, वही एक क्योंकि ये ब्लैडर के नीचे है, और दूसरा जो है हमारे रेक्टम के सामने होता है, तो इसलिए आपने एक रेक्टम से आर्टरी देनी है और एक आपने उससे ब्लैडर से आर्टरी देनी है। ये देखें, कुछ चीजों को ना रटा मारना अक्लमंदी से मारना पड़ता है, रटा मारना पड़ता है। और अनाटॉमी याद करना, एक चीज याद रखें, समझदार बंदे का काम है। जो बंदा समझ के अनाटॉमी करेगा ना, उसको नहीं भूलेगी। जो बंदा रटा मारेगा अनाटॉमी कभी याद नहीं होता। अभी आपको एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जो पता है प्रोस्टेट यहाँ पे है, एक ब्लैडर की आर्टरी दे दो, एक रेक्टम की आर्टरी दे दो। अच्छा, अब रेक्टम की भी तीन आर्टरीज हैं, ब्लैडर के भी दो आर्टरीज हैं। ब्लैडर की वो आर्टरी दो जो ब्लैडर के नीचे वाले हिस्से को सप्लाई करती है, रेक्टम की वो दो जो रेक्टम के मिडल पार्ट को सप्लाई करती है। तो मिडल रेक्टल आर्टरी, क्योंकि बिल्कुल रेक्टम के बिल्कुल फ्रंट में मिडल पे होता है ना, एक मिडल रेक्टल आर्टरी। और ब्लैडर की नीचे वाली आर्टरी जो थी इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, क्योंकि ब्लैडर के नीचे है ना ये बिल्कुल, तो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। और इधर से दे दो आप मिडल रेक्टल आर्टरी। जी याद रहेगा यस जी सर। bros? अच्छा, उसके बाद एनाटॉमी को ना एक बात हमेशा याद रखो, आंखें बंद करके ना स्ट्रक्चर जहन में रख के फिर सोचा करो क्या बात हो रही है। जब आप पढ़ते हो ना एनाटॉमी का कोई भी पार्ट, उससे देखा, पढ़ा, आंखें बंद की, उस इमेज को आंखें बंद करके अपने जहन में एक दफा फर्जी जो है वो ड्रा किया। अच्छा, ऊपर प्रोस्टेट, ऊपर ब्लैडर है, नीचे प्रोस्टेट है, पीछे रेक्टम है, नीचे यूरोजेनिटल डायफ्राम है। एक स्केच बनाया करो जहन में, एक दफा जहन में स्केच बन जाए तो आपको कभी नहीं, अनाटॉमी भी नहीं भूलती। हालांकि अनाटॉमी वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिनको मुश्किल लगता है बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, तो अब इसकी वीनस सप्लाई कौन सी है जी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन प्रोस्टेट की जो वीनस प्लेक्सिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका, एक तो पहले तो आप जहन में ये सिंपल सी बात याद रखोगे, ये प्रोस्टेट का वीनस प्लेक्सिस है और ये इंटरनल आइलिक वेन में जा रहा है। अच्छा, ये ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोस्टेट का वीनस, प्रोस्टेट का अपना प्लेक्सिस होता है और वो ब्लड जाता है जी आपके इंटरनल आइलियक वेन में। मुझे ये बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये बात गौर से देखना, प्रोस्टेट का वीनस प्लेक्सिस
वर्टिब्रा के रीढ़ की हड्डी के वीनस प्लेक्सिस के साथ कनेक्टेड होता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि एक बंदे को प्रोस्टेट का कैंसर जब होता है तो मोस्ट कॉमनली रीढ़ की हड्डी में ही सबसे पहले क्यों मेटास्टाइज होता है? आपका मतलब क्या है कि जब एक बंदे को प्रोस्टेट होगा, कैंसर होगा, क्योंकि प्रोस्टेट का प्लेक्सिस आपकी रीढ़ की हड्डी के वेन्स के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए जब भी प्रोस्टेट कैंसर होगा वो मेटास्टाइज करेगा लंबर वर्टिब्रा में, मोस्ट कॉमनली लंबर वर्टिब्रा। इसका मतलब 70 साल का बाबा जी हो, पेशाब के अंदर रुकावट हो या ना हो, क्योंकि हमने अभी कहा ना कि जरा कैंसर में रुकावट आती है लेकिन बाद में आती है, थोड़ा टाइम बाद आती है। चलो फर्ज कर लो एक बाबा जी है आपके पास, 70 साल के बाबा जी आए, मेल ही होगा ना, मेल ही पेशेंट होता प्रोस्टेट वाला, 70 साल के बाबा जी हो। अच्छा, उसके बाद उनको पेशाब के अंदर रुकावट हो, उसके बाद हिमाचूरिया भी हो, क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है तो ब्लड भी आ जाता है यूरिन में। अच्छा, जब यूरिन में ब्लड आ जाए ना, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यूरिन में ब्लड, कैंसर सोचोगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है कैंसर सोच लिया, साथ ये बाबा जी क्या कंप्लेन करेंगे कि बेटा मेरे कमर में दर्द बहुत होती है, लो बैक पेन। 70 साल के बाबा जी हो, यूरिनरी प्रोस्टेट वाले सिम्टम्स हो और कमर में दर्द हो, समझो कौन सी कार्रवाई डल चुकी है पेशेंट को? जी ब्रोस, कौन सी कार्रवाई डल चुकी है पेशेंट को? कमर में क्यों दर्द हो रही है? वो ट्यूमर मेटास्टाइज होकर कहाँ पे पहुंचा हुआ है? वर्टिब्रा में पहुंचा हुआ है, लंबर वर्टिब्रा में। इसलिए हमेशा याद कर लो, बूढ़ा बंदा कमर पेन की कंप्लेन करे, वो नॉर्मल पेन नहीं समझनी अनटिल प्रूवन अदरवाइज। आपने पहले उसको बड़ा मसला ही सोचना है। आपके भी जो वालदेन हैं या जो बुजुर्ग नानी नाना है, अगर वो 70 साल की 50 साल की एज के बाद कमर की कंप्लेन करते हैं दर्द की, पहले 50 साल क्यों नहीं हुई? अगर कोई मस्कुलर पेन थी 50 साल के बाद अगर होती है तो थिंक अबाउट बिग बिग डिजीजेस। उनमें एक प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है जो मेटास्टाइज होकर लंबर वर्टिब्रा में आया है। दूसरा, हमने एक पढ़ा था हड्डियों के अंदर कैंसर होता है, बोन मैरो से जो राइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल Multiple ट्यूमर, माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा वो भी ऐसे ही होता है। 70 साल का पेशेंट है, अब मल्टीपल माइलोमा तो फीमेल मेल हो दोनों में हो सकता है, कि 70 साल का पेशेंट है, कमर दर्द के साथ आया है, तो आपको नहीं शक जाना चाहिए कि 70 साल के पेशेंट में या 60 साल के पेशेंट में कमर दर्द क्यों हुआ है। क्या सोच रहे हो? अगर वो मेल है तो एक तो आप क्या सोचोगे, माइट बी प्रोस्टेट कैंसर, वो ना मेटासाइज हुआ हो, लेकिन उसके साथ पेशाब के सिम्टम आएंगे, रुकावट होगी, हिमाचूरिया होगा, उससे आपका डायग्नोज और पक्का हो जाएगा कि यार कमर दर्द के साथ पेशाब का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोस्टेट का इशू नहीं आ रहा, वो कहता मुझे पेशाब का कोई मसला नहीं है, तो क्या आप मल्टीपल माइलोमा की तरफ भी आपकी सोच जाएगी कि नहीं जाएगी? जानी चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब ये है, इस तरह ओल्ड एज में ना लो बैक पेन पे ये 2-3 डायग्नोसिस जरूर याद रखने हैं, ये आपको पेपर में हेल्प करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसीलिए एमसीक्यूज आता है, मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है जो बोन्स में मेटासाइज होता है मेल के अंदर, वो प्रोस्टेट कैंसर है पहले नंबर पे। प्रोस्टेट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन जो बोन्स में मेटासाइज होके आता है। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर जो बोन में मेटासाइज होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है मेल में? प्रोस्टेट कैंसर। फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, उसके बाद लेकिन जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है, जो कौन सा कैंसर है जो सबसे कॉमन वजह है डेथ की, मेल और फीमेल दोनों के अंदर? लंग कैंसर। अगर डेथ की पूछी जाए बात
तो वो लंग कैंसर होता है, जो मोस्ट कॉमनली मेल और फीमेल में कौन सा कैंसर है जो डेथ की वजह बनता है, वो मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेवलेंस है, जो कैंसर की रेशियो है, वो सबसे ज्यादा प्रोस्टेट की मेल में और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर की। इसलिए ये दोनों कैंसर आपके, स्पेशली मेल का प्रोस्टेट कैंसर लो वर्टिब्रा में मेटासाइज करता है। अच्छा, अगली बात आपसे वो पेपर में पूछेगा, कैंसर मेटासाइज कर गया वर्टिब्रा में, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे? आप कहोगे लंबर एक्सरे, कमर के एक्सरे कराओगे, रीढ़ की हड्डी के। दिस इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट। अगर आपके पास एक प्रोस्टेट के सिम्टम के साथ पेशेंट आया है और उसको लो बैक पेन हो रही है, ठीक है, तो यू विल थिंक अबाउट कि पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर ही ना हो जो मेटासाइज हो चुका हो, तो यू विल आल्सो गो फॉर रेडियोग्राफी। कौन से? लैटरल एक्सरे, एक सामने से भी कराएंगे, साइड से भी कराएंगे। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे और साथ में लैटरल एक्सरे हमने स्पाइन के करवाने, रीढ़ की हड्डी के करवाने हैं लंबर लेवल पे। लेकिन अगर आपने ज्यादा एक्यूरेसी पे जाना है, रीढ़ की हड्डी को देखना हो, तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या लगाते हो जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई स्ट्रक्चरल काज देखनी है? एमआरआई स्पाइन। तो कोई भी कहीं पे भी कोई वर्टिब्रा का कोई इशू आ रहा है, गो फॉर एमआरआई स्पाइन, जो कि सबसे ज्यादा आपको अच्छी डिटेल अनॉटमी और अच्छा जो है वो आपको बेस्ट है वो एमआरआई स्पाइन ही होता है, लेकिन बेस्ट इनिशियल एक्सरे। तो अब आगे लिखें जी। तो ये मैंने आपको, और ये क्यों हो रहा है? वीनस प्लेक्सिस कनेक्टेड होता है आपके इसके साथ। बाकी इस प्लेक्सिस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो नेक्स्ट, लिम्फेटिक लिम्फ नोड कौन से होते हैं? एक चीज याद रखो, ऑलमोस्ट जो वेन्स की जहाँ पे वीनस फ्लो होता है, वहीं पे आपका लिम्फ नोड भी उसी नाम से होंगे। तो वेन्स का ब्लड किस में गया था? जल्दी से बता दो। इंटरनल इलियक वेन में। इंटरनल आइलियक वेन में। तो लिम्फ नोड भी कौन से होंगे? यही होंगे, इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड। इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड यही आपके होंगे। और मुझे ये बताओ, ब्लैडर का प्लेक्सिस कौन सा था कल जो नर्व प्लेक्सिस था हमने पढ़ा? इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस पढ़ा था ना? तो ये भी तो ब्लैडर के नीचे ही है। ये कौन सा दूर है? इसको भी वही के दे दो, ब्लैडर के नीचे जो ब्लैडर का है वो इसका कर दो। तो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, सिंपल सी बात है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी? उसके बाद है जी, अगर आपने, अच्छा चलें उसके बाद नेक्स्ट लिखें जी हमारे। अब हम पढ़ते हैं जी बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब हम लोग हेडिंग दे दें जी बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। कॉमनली से इसमें, अच्छा आपको नाम के साथ ही पता चल गया बीपीएच क्या होता है जी। इट इज अ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें आपके प्रोस्टेट के जो मस्कुलर पोर्शन होता है, जो स्मूथ मसल पोर्शन होता है और जो फाइब्रस पोर्शन होता है, ये आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, आपके सेल्स ज्यादा हो जाते हैं ना। हाइपरप्लेजिया कहते हैं क्वांटिटी को ज्यादा होने को, सेल्स के नंबर ज्यादा होने को। और हाइपरप्लेजिया जो होता है ये 60 प्लस एज में जाके मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है, और मेल में होता है, फीमेल में तो प्रोस्टेट होता ही नहीं है ना। अच्छा, अब इसकी होता क्यों है? 7:35 हुए, आप लोग तब तक नमाज भी पढ़ लो। और अभी 7:50 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आगे मैकेनिज्म लेंथी है, तो फिर 10 मिनट की यस सर। क्या हाल चाल है आप लोगों के? शुक्र। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो कहाँ तक थे हम लोग जी? कॉलेज स्टार्ट करने लगे ना जी, तो मैकेनिज्म क्या है जी बीपीएच का? पे पहुंचे थे सर। जी ब्रोस, तो मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? आती है मेरा जोया सामा? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. चलें जी, तो अब
जो बीपीएच है जी, अच्छा अब इसकी काजिज क्या है जी? मतलब मैकेनिज्म क्या है, ये देखेंगे। होता जिस तरह हमारा सुसर का ड्राइवर है ना, वो कहता है जी बासिकली, तो बासिकली होता क्या है जी? तो मैं आपको बासिकली मैकेनिज्म बताता हूँ जी बीपीएच का। यार वो मैकडोनल्ड को क्या कहता है? नहीं कुछ कहता है, पता नहीं जाने है। ऑलराइट। आगे देखिए। तो अच्छा अब ये बीपीएच का मैकेनिज्म होता कैसे है? तो बीपीएच का मैकेनिज्म होता डेवलप, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ना। अब देखें जी, टेस्टोस्टेरोन तो हम सबके अंदर होता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, यही भी हम इसकी फार्मा भी कर लेंगे। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। ये प्रोस्टेट के अंदर होता है। टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो ये काम करता है, वो होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है ना, ये आपका बीपीएच का असल मुजरिम है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसकी वजह से बीपीएच होता है। इसी तरह ये सेम मैकेनिज्म टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है हमारे बालों के अंदर। ये जो बाल है जहां से निकल रहे हैं ना, हेयर फॉलिकल्स, यहाँ पे भी ये मैकेनिज्म होता है जहां से हमारे बाल निकलते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर भी ये हमारा टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब वहां पे भी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। आगे पढ़ेंगे रेगुलर सेशन में, इसके भी आगे टाइप्स होती हैं एंजाइम की। बहरहाल मेन चीज यही है कि बीपीएच के अंदर भी आपका टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है बाय 5 अल्फा रिडक्टेज। और टेस्टोस्टेरोन और बालों के अंदर भी ये काम होता है, हेयर फॉलिकल जहां से हमारे बाल निकलते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर भी यही काम होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती जा रही है, ये हमारा माथे का साइज क्या होता जा रहा है जी ब्रो? ये माथा ऊपर को जाता जा रहा है। क्यों क्यों जाता, जहां से बाल क्यों उड़ते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपने देखा होगा, जो मेल होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये हमारे माथे का साइज बढ़ता नहीं जाता, फोरहेड का, यहाँ से बाल आगे से उड़ना स्टार्ट नहीं हो जाते जी ब्रो? तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टेस्ट है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, ये एलोपेशिया भी कराता है। जो हमारे सर हमें गंजा भी कराता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और बीपीएच भी कराता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज गुजर रही है, हमारा प्रोस्टेट का साइज भी बड़ा हो रहा है और हमारे सर के बाल भी कम हो जाते हैं। स्पेशली ये जो फ्रंट साइड से हम बाल्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बाल्डिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की वजह से और 5 अल्फा रेडक्टेज की वजह से। तो अब आप सब लोग मुझे ये बताओ कि जो बीपीएच हुआ है, अगर हमने इसको ठीक करना है, या बाल आप चाहते हो कि सर पे बाल आ जाए, तो हम 5 अल्फा रेडक्टेज को इनहिबिट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे यही है, बालों के अंदर भी यही है, प्रोस्टेट में भी यही है। तो इसका मतलब हम 5 अल्फा रेडक्टेज को क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, ताकि क्या ना बने, जल्दी बोलो, क्या ना बने? डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो। तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन अगर बनने से रोक देंगे, तो क्या बीपीएच आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का ठीक होने लग जाएगा? सिम्टम्स बेहतर होने लग जाएंगे? क्या पेशेंट के सर पे बाल आने लग जाएंगे? डेफिनेटली यस ना। तो इसका मतलब ये है कि 5 अल्फा रेडक्टेज को इनहिबिट करो, और दो चीजें इकट्ठी इलाज हो सकती हैं, बालों बालों का इलाज भी हो सकता है और प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया भी रुक सकता है। लेकिन क्या आज गोली खाई तो कल बाल आ जाएंगे? आज गोली खाई तो क्या कल प्रोस्टेट साइज ठीक हो जाएगा? नहीं। 6 महीने कम से कम से लेकर 2-2 साल तक
आपको इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म तो है नहीं। अच्छा, वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती है? फिनेस्टेराइड। इसलिए आपने देखा होगा तो कुछ लोग, कुछ लड़के जिनके चेहरे पे, जिनके जो है वो बाल नहीं होते, तो वो फिनेस्टेराइड ड्रग ले रहे होते हैं ना। ये जो फिनेस्टेराइड ड्रग है, ये 5-FR ड्रग को इनहिबिट करेगी, ताकि बीपीएच, और साथ में अगर किसी को बीपीएच का मसला है उसको भी देते हैं, किसी के सर पे बाल नहीं आ रहे तो उसको भी देते हैं, बाल उड़ गए हैं उसको भी देते हैं। तो इसका मतलब फिनेस्टेराइड से बीपीएच भी ट्रीट होता है और बाल भी आते हैं। लेकिन एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक मंथ्स टू ईयर्स टू इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात क्या है? चलो अब ये बालों को अब अंदर से भूल जाओ, जरा बीपीएच पे वापस आ जाओ। एक पेशेंट आपके पास आया जी बीपीएच का, उसको यूरिन में रुकावट है, तो क्या फिनेस्टेराइड देंगे? यस और नो? नो सर। Yes, sir. क्यों नहीं देंगे? सर ये तो लॉन्ग Yes. टर्म है ना, सही करते करते अच्छा, टाइम नहीं नहीं लग जाएगा? तो इसका मतलब यह हमने एक तो हमने फिनेस्टेराइड देनी है, दूसरा साथ हम अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे। जी ब्रो, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अल्फा 1 ब्लॉकर में पूरी जो पेशेंट के सिम्टम ठीक होने हैं वो किस वजह से होने हैं? Alpha 1 blocker. फिनेस्टेराइड ने तो फौरी काम नहीं करना। फिनेस्टेराइड तो काम करेगी कोई 2-4-6 महीने गुजरने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टेट का साइज कम होगा। फिनेस्टेराइड ने प्रोस्टेट का साइज कम कराना है, बट उसका इफेक्ट कई महीनों बाद आएगा। जो फौरी पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर होंगे बीपीएच के, वो अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग के ऐड करने से होंगे। इसलिए अगर आप किसी पेशेंट को बीपीएच से सिर्फ फिनेस्टेराइड दे दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना शुरू में, क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है। तो लेकिन जो फौरी सिम्टम लीव होने हैं वो अल्फा 1 ब्लॉकर से है। इसलिए जब भी हम बीपीएच के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, फिनेस्टेराइड भी देते हैं और साथ में क्या देते हैं? लिबरोज। Alpha 1 blocker. Alpha 1. तो फिनेस्टेराइड आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे अपना काम करती रहेगी, और पेशेंट को जो सिम्टम्स रिलीव होने हैं वो आपके इससे अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करने से आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। तो याद रहेगा सबको? आगे चलें जी। यस सर। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जी। तो अगर पेपर में आ जाए कि फौरी आपने सिम्टम्स को लीव करना है, फिनेस्टेराइड और अल्फा 1 ब्लॉकर, जल्दी से बताओ। वन। अल्फा 1 ब्लॉकर। ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में प्रोस्टेट का साइज आपने छोटा करना है आहिस्ता आहिस्ता कुछ, और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते रहते हैं, फॉलो अप पे रखते हैं। तो साइज डिक्रीज कौन करेगी? फिनेस्टेराइड। अच्छा, उसके बाद तो क्या एक बंदा जो प्रोस्टेट के लिए फिनेस्टेराइड ले रहा होगा, क्या उसके जिस्म पे बाल ज्यादा आ जाएंगे? फिनेस्टेराइड का साइड इफेक्ट होगा बाल ज्यादा आना? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. फिनेस्टेराइड का काम ही है ना बाल ज्यादा करना। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा गंजा नहीं है, लेकिन वो फिर भी फिनेस्टेराइड ले रहा है क्योंकि उसको बीपीएच का प्रॉब्लम है, बाल तो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे फिनेस्टेराइड से? क्योंकि फिनेस्टेराइड ने ये तो नहीं कहना कि मैंने गंजे के बाल उगाने हैं बस, उसने तो सबके उगाने हैं। वो कोई बाल है कोई नहीं है, फिनेस्टेराइड ने तो सबके बालों को ग्रो करवाना है। तो इसका मतलब है फिनेस्टेराइड का साइड इफेक्ट क्या होगा? हेयर, तो जो आपके एक्सेस हेयर जो है वो आपके चेहरे पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे, क्या फिनेस्टेराइड लेंगे जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा? नहीं बनेगा ना, कम बनेगा। इसका मतलब क्या है? क्या सेक्स की एबिलिटीज पे मेल को इफेक्ट होगा? डेफिनेटली होगा। तो क्या होगा? सेक्सुअल डिजायर कम हो जाती है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम होने से पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सेक्सुअल, तो क्या होगा? लाइबिडो कम हो जाएगी, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। जी, आगे चलें जी। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब लिखें जी, बीपीएच में जो सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जी मैकेनिकल सिम्टम, और एक होते हैं डायनामिक सिम्टम। एक मैकेनिकल सिम्टम्स होते हैं और एक डायनामिक सिम्टम्स होते हैं। जो मैकेनिकल सिम्टम्स होते हैं, जो मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, बेसिकली इससे मुराद क्या है जी? जो मैकेनिकल कंपोनेंट है, इससे मुराद ये है कि आपके यूरिथ्रा में जो है वो प्रोस्टेट की वजह से क्या है जी, वो उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो मतलब कोई चीज जब फिजिकली टच करती है ना, मतलब प्रोस्टेट बड़ा हो गया, यूरिथ्रा अंदर दब गया। ठीक है। अंदर ब्लैडर जो है उसका आउटफ्लो रुक गया ना, यूरिथ्रा अंदर कंप्रेस हो गया। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल कंपोनेंट।
जो होता है डायनेमिक कंपोनेंट, इससे मुराद ये है प्रोस्टेट के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से जब यूरिथ्रा आपका ब्लॉक होगा, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज होगी, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक कंपोनेंट। तो एक मैकेनिकल है कि प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया, वो यूरिथ्रा को दबा रहा है। एक है प्रोस्टेट के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिथ्रा को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो स्मूथ मसल जो प्रोस्टेट का ऐसे कंपोनेंट होगा, दैट इज डायनेमिक, और जो प्रोस्टेट का साइज इटसेल्फ होगा, दैट इज मैकेनिकल कंपोनेंट। जी ब्रो, चलें आगे, समझ आ गई? Yes, sir. तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं जी बीपीएच के इरिटेटिव सिम्टम्स, और एक होते हैं जी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। दो तरह के सिम्टम्स होते हैं बीपीएच के। इरिटेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? नंबर 1, इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं जी? डिसयूरिया, मतलब पेशेंट को पेशाब करते हुए दर्द होगी, पेनफुल यूरिनेशन। डिसयूरिया किसे कहते हैं जी? पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये इरिटेटिव सिम्टम लिखा रहा हूँ। इरिटेटिव सिम्टम में क्या होगा? डिसयूरिया। अच्छा उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये इरिटेटिव सिम्टम लिखा रहा हूँ, बार बार यूरिन आएगा। आप करके आए हो, फिर थोड़ी देर होगी, फिर आ जाएगा, फिर आपको पेशाब की हाजत होगी, फिर आप चले जाओगे। ये इरिटेटिव सिम्टम लिखा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, नॉक्चूरिया, बार बार रात को बंदा पेशाब करने के लिए उठता है, तो बार बार यूरिन करने के लिए पेशेंट रात को उठता है, तो जैसे कारण नॉक्चूरिया। यह नॉक्चूरिया कहते हैं जब एक कोई बंदा रात दो से ज्यादा दफा यूरिन के लिए उठे। मतलब नॉर्मली जब आंख लग जाती है तो आपने देखा हम एक आधी दफा उठते हैं या सुबह उठते हैं, फिर अगर 2 से ज्यादा दफा आप पेशाब कर रहे हैं रात उठ के, दैट इज कॉल्ड नॉक्चूरिया, मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, जब सो के नींद से 2 से ज्यादा दफा उठे। अच्छा उसके बाद ये इरिटेटिव सिम्टम है। उसके बाद है जी अर्जेंसी। अर्जेंसी से मुराद होता है कि बस बंदे को इतनी शिद्दत से पेशाब आता है कि बंदा कहता है यार बस कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम में। एक हमने देखा ना, हमें पेशाब आता है जी, फॉर एग्जाम्पल यूरिन आता है, अब जिनको आया होगा वो पूरी क्लास भी ले लेंगे क्योंकि उनको अर्जेंसी नहीं है ना। वो क्या जी, उनको डिजायर हो रही है यूरिन की, उनका रिफ्लेक्स चल रहा है, लेकिन वो कंट्रोल के काबिल है। आप लोग क्लास ले रहे हो, आप में से जिसको आया हुआ है, इसका तो आपको अर्जेंसी नहीं है। लेकिन अगर अर्जेंसी हो जाए, आप ये क्लास छोड़ के भाग जाओगे अभी पेशाब करने। उसामा कहाँ हो? घर जी में हो सर उसामा? जी। नहीं नहीं, रूम में हो? जी जी, रूम में। गुड, तो उसामा को अर्जेंसी नहीं है, यस तो इसका मतलब उसामा को बीपीएच नहीं है। तो इसका मतलब ये है जी, सब लोगों को समझ आई व्हाट इज अर्जेंसी एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बार बार पेशाब आए, फ्रीक्वेंसी। बड़ी शिद्दत के साथ आए, ऐसे लगे बस अंदर निकलने लगा है, बंदा फौरी वॉशरूम भाग जाए, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। अच्छा, और उसके बाद है जी इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस आपको मैंने बता दिया कि पेशेंट जो है वो इतना पेशाब आए, जोर से शिद्दत से आए कि पेशेंट के अंदर ड्रॉप्स निकल जाए, कतरे निकल जाए। हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या है जी? कि पेशेंट को इतना ज्यादा शिद्दत से यूरिन आता है कि वॉशरूम जाने से पहले पेशाब निकल जाता है, पहले पेशेंट के ड्रॉप्स निकल जाते हैं। तो दिस इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये सारे सिम्टम कौन से थे, जल्दी से बता दो। Irritative. इरिटेटिव सिम्टम। और ये इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं मेनली डायनामिक कंपोनेंट की वजह से होते हैं। डायनामिक कंपोनेंट क्या था? प्रोस्टेट का डायनामिक कंपोनेंट क्या था बीपीएस का? Smooth muscle की जो स्मूथ contraction. मसल, जो स्मूथ मसल्स की है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अल्फा 1 ब्लॉकर दोगे किसी पेशेंट को, क्या उसके स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे? यस और नो? Yes, sir. ये सारे सिम्टम रिलीव हो जाएंगे फौरी? Yes, sir. अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, नॉक्चूरिया, ये सिम्टम उनके अल्फा 1 ब्लॉकर देने से इसलिए सॉल्व हो जाएंगे
क्योंकि जो डायनेमिक कंपोनेंट है ये सिम्टम्स कहलाते हैं इरिटेटिव सिम्टम, और इरिटेटिव सिम्टम होते हैं डायनेमिक कंपोनेंट की वजह से, और डायनेमिक कंपोनेंट होता है स्मूथ मसल्स की वजह से। देखो लिंक बनाना है ना, ये है इरिटेटिव सिम्टम और ये होते हैं डायनेमिक कंपोनेंट से। डायनेमिक कंपोनेंट होते हैं स्मूथ मसल्स की वजह से। तो आप स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, अल्फा वन ब्लॉकर करके देखें। सब लोगों को समझ आई? आगे चले। अच्छा, Yes, उसके बाद sir. दूसरे सिम्टम होते हैं जी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम प्रोस्टेट बीपीएच के दूसरे होते हैं जी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। अब इसमें क्या है, आप लोग खुद सोचो, पेशेंट वॉशरूम यहां से भागा गया कि पेशाब आ गया जी, यूरिन आ गया, दिस इज कॉल्ड शिद्दत के साथ उसने दौड़ लगा दिया वॉशरूम की तरफ, ये क्या थी? ये पेशेंट कह रहा है मुझसे कंट्रोल नहीं होना, Urgency. दिस इज कॉल्ड Urgency. अर्जेंसी। वॉशरूम गया, फिर वॉशरूम जाके जब कमोड पे बैठा है तो पेशाब करने लगा है, बाहर नहीं आ रहा यूरिन। तो नॉर्मली हम जाके जब बैठते हैं तो हमें विद इन फ्यू सेकंड जो है वो यूरिन आने लग जाता है। अब क्योंकि प्रोस्टेट ने तो यूरेथ्रा दबाया हुआ है, तो क्या ये पेशेंट जाके जब बैठेगा तो फौरी इसका यूरिन आने लग जाएगा भाई? No, sir. No, sir. नहीं, दिस इज कॉल्ड हेजिटेंसी। हेजिटेंसी से क्या मुराद है कि पेशेंट को वॉशरूम में बैठ के फिर वेट करना पड़ता है, फिर कुछ टाइम बाद पेशाब निकलता है, फौरी पेशाब भी नहीं निकलता। शिद्दत भी इतनी के साथ आता है कि बंदा सब कुछ छोड़ के भागता है और बार बार जाता है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब जाता है फिर आसानी से बाहर आता नहीं है। पेशेंट जब यूरिन करने बैठता है तो फिर निकल नहीं रहा होता है पेशाब बाहर। तो दिस इज कॉल्ड हेजिटेंसी। तो हेजिटेंसी की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है कि पेशाब बाहर आ नहीं रहा क्योंकि जितना आपके अंदर कंप्रेस है। और दूसरा होता है जी पुअर स्ट्रीम। जो पेशाब की धार बनती है वो आपकी क्या होती है जी, ये जिस तरह ये देखो, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम आ रही है ना, बड़े प्रेशर से यूरिन बाहर आ रहा है, उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस पेशेंट का तो प्रोस्टेट अंदर से दबा हुआ होगा, वो यूरेथ्रा, तो क्या ये प्रेशर के साथ यूरिन बाहर निकालेगा? क्या इसकी वो जो धार बनेगी पेशाब की, वो जो स्ट्रीम बनेगी वो पावरफुल होगी या वीक होगी? Weak. वीक होगी। इसका मतलब क्या है कि इस पुअर स्ट्रीम जो है ये भी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में दो सिम्टम्स आ रहे हैं, और तीसरा लिखो जी इंटरमिटेंट स्ट्रीम। इंटरमिटेंट स्ट्रीम मतलब क्या होता है? पेशाब बंदा कर रहा होता है, अंदर ही रुक जाता है, वो थोड़ा टाइम उसको वेट फिर करता है, मतलब वक्फे वक्फे से पेशाब आता है। जब वॉशरूम गया है तो कंटिन्यूसली पेशाब नहीं आया, सारा ब्लैडर खाली नहीं हुआ, थोड़ा सा आया फिर रुक गया, थोड़ा सा आया फिर रुक गया। ठीक है, इंटरमीडिएट स्ट्रीम। ठीक है, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन, पेशाब करने को मैच्योरेशन कहते हैं ना, यूरिन करने को क्या कहते हैं? यूरिन बाहर निकालने को मैच्योरेशन ना। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब स्टार्ट होती है फिर स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है फिर स्टॉप हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट स्ट्रीम। ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम है सारे। उसके बाद है जी जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. यार ये मुझे आज याद करना है, हेडफोन ऑर्डर करने हैं। यार सबसे अच्छे ये टूटियां किसकी मिलती हैं, पॉड्स किसके मिलते हैं, कौन सी कंपनी के हैं? सर लिनोवो के सर जी। ये वाले जो लिनोवो के बहुत एयरपोर्ट्स अच्छे हैं सर जी। एयरपोर्ट्स ले लें सर एक ही मरतबा, बस फिर जान छूट जाएगी। यस वो सर, आईफोन वाले, $300 का। यस सर। वो कितनी देर जी निकालते सर। हैं आईफोन वाले? सर वो मेरे पास 2-3 साल हो गए, 3 साल से भी ऊपर हो गया, नहीं कहीं नहीं गए। नहीं, तो ही एक ना टाइम हो पे सर, चार्ज काम करके निकाल कितना लो। टाइम चलते हैं? सर एक टाइम में चार्ज करके फिर पता ही नहीं लगता, 4-5 दिन यूज, और 2 मिनट में चलें, चार्ज तो हो जाता है उसामा सर। आप पाकिस्तान में ही हो? सर नहीं, यस मैंने लिया सर। नहीं। चलें, उसामा आपके पास भी है, दोनों उसामा के पास हैं एयरपोर्ट। सर ये मेरे शर्जील पास तारक दोस्त है मेरा सर जी, उसके पास है, वो आपको गिफ्ट कर देगा सर जी। चलें, मैं एड्रेस बताऊंगा,
उसामा या शर्जील, आप दोनों में से एक बंदा उससे ट्रस्ट ट्रांसफर कर दे, भेज दे, ठीक है। ये सर आगे मैं खुद देखें। लेकर आ जाऊंगा ट्यूसडे वाले दिन, कोई मसला नहीं सर। चले, डन हो गया, डन हो गया। उसामा ठीक है, नोट उसामा। सर थोड़ा सा मसला है बस। चले आगे लिखें जी। तो अच्छा, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट एम्पटिंग, इनकम्प्लीट एम्पटिंग होगी ना, ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा। जब ये बंदा पेशाब करके उठेगा, यूरिन करके उठेगा, तो ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ होगा। और पेशेंट को के ब्लैडर में जो होगा, वो यूरिन जो होगा आपका, फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। नॉर्मली वो 20 से 30 ml होता है। इससे ज्यादा हमारे ब्लैडर के अंदर पेशाब करने के बाद निकल जाता है, लेकिन 20 ml तक अंदर आ जाता है ना, 20 से 30 ml तक। तो इस पेशेंट का, जब ये पेशेंट यूरिन करके निकलेगा, इसका 50 ml, 40, 50, 60 इस तरह, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद और फिर जब इनम यूरिन करके बाहर आ जाएगा, फिर बाद में भी कतरे आते रहते हैं, पोस्ट वाइडल ड्रिबलिंग या पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग, ठीक है। तो ये आपने सिम्टम्स याद याद रखने हैं। पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग के पेशेंट अभी वॉशरूम से निकला है बाहर, फिर कपड़े गंदे हो गए, तो इन लोगों के बार बार, इन लोगों को बेचारे को अपने कपड़े पाक करने पड़ते हैं बार बार जो है वो। तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग। तो ड्रॉप्स निकलते हैं, इसलिए इन लोगों को, वैसे भी मेल्स को, आप जितने भी लड़के सुन रहे हो, वॉशरूम जाते हो तो दौड़ लगा के बाहर ना आ जाया करो। कोई अंदर 1 से 2 मिनट जब आप पेशाब कर लेते हो, बैठे रहा करो, क्योंकि मेल का यूरिथ्रा बहुत लंबा होता है, तो उसमें ड्रॉप्स होते हैं जो बाद में निकलते हैं। आप तो यूरिन कर लेते हो, लेकिन बाद में कोई एक आधा ड्रॉप निकल आता होता है। तो इसीलिए अपने आप को पाक रखने का बेस्ट हल क्या है, वॉशरूम बैठते हो, यूरिन करते हो, यूरिन कर लिया है, ठीक है, उसके बाद एक आधा मिनट 2 मिनट बैठे रहें फिर भी, ताकि आपका अगर यूरिथ्रा में कोई ड्रॉप हो तो वो निकल आए, क्योंकि मेल का यूरिथ्रा में और यूजली निकल आता है वो ड्रॉप, ठीक है, और उसका हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए, और इन लोगों को भी क्या होगा, जैसे ही यूरिन करेंगे, खत्म करेंगे, उठ के नाड़ा शाड़ा बांधेंगे, वो फिर एक आधा कतरा निकल आएंगे, पता चल जाता है कि कपड़े गंदे हो गए हैं, या वॉशरूम से बाहर रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट वाइडल ड्रिबलिंग। जी ब्रो, ये सारे कौन से सिम्टम्स है जी, जल्दी से बता दें। Obstruct. ये ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम किस वजह से आते हैं, ये मैकेनिकल कंपोनेंट की वजह से आते हैं। और मैकेनिकल कंपोनेंट क्या था, प्रोस्टेट का साइज होता है, वो यूरिथ्रा को जब कंप्रेस कर रहा होता है, तो यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के साइज की वजह से कंप्रेस हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल सिम्टम। तो डॉक्टर साहब जल्दी से रिवाइज कर दें, व्हाट इज द इरिटेटिव एंड व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, 30 सेकंड के अंदर जल्दी से। सर इरिटेटिव सिम्टम्स ये डिस्यूरिया आएगा, फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, नक्चोरिया और अर्ज इनकॉन्टिनेंस आएगा, और ये डायनामिक सिम्टम्स होते हैं, इसमें हम अल्फामेंट ब्लॉकर देते हैं। और इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, इसमें हेजिटेंसी, पुअर स्ट्रीम और इंटरमीडिएट स्ट्रीम होता है, और इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी हाई होता है, पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग भी होता है, और ये मैकेनिकल सिम्टम्स। जी, अब आप लोग मुझे ये बताओ, अल्फा 1 ब्लॉकर ने मैकेनिकल सिम्टम्स को बेहतर रिलीफ देना है कि डायनामिक सिम्टम्स को? डायनामिक 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 सिम्टम्स। फिनेस्टराइड ने प्रोस्टेट का साइज कम करना है। फिनेस्टराइड मैकेनिकल सिम्टम्स को ज्यादा अच्छा इंप्रूव करेगी या मैकेनिकल को या डायनामिक को? मैकेनिकल। वो मैकेनिकल को, इसलिए हम ये दोनों ड्रग्स देते हैं। आई होप सो आप सबको अच्छी तरह बीपीएच की समझ आ गई है। जी ब्रो, यहाँ तक क्लियर, आगे चलें जी। जल्दी यस करो। सर। जी, उसके बाद अच्छा, अब इसका ना हम लोग वैसे तो एक स्कोर निकालते हैं, अभी मैं आपको वो करवा नहीं रहा, टाइम नहीं है। IPSS स्कोर, इसमें ना हमने फिर वो सारी डिटेल पेशेंट से ना जो है वो हमने देखना होता है कि इनकम्प्लीट, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग। तो मतलब ये पूरा इसका एक टेबल होता है, स्कोर सिस्टम होता है। बस आप अभी इसको IPSS सिम्टम लिख लें, ठीक है, किसी ने पढ़ना हो तो वो खुद पढ़ ले, ठीक है।
तो सर ये IPSS मैक्सिमम सिम्टम में आईपीएस अगर स्कोर कितना होना चाहिए? अब मैं आपको वही दिखाने लगा हूं। अगर तो मैक्सिमम 7 पॉइंट्स हो इसके, टोटल स्कोर 7 हो, अगर तो टोटल स्कोर 7 हो तो आपके ये माइल्ड सिम्टम है। अगर तो ये टोटल स्कोर हो तो ये आपके माइल्ड सिम्टम है। अगर टोटल 7 स्कोर तक है तो ये माइल्ड सिम्टम है। अगर 8 से 19 तक स्कोर आता है तो ये मॉडरेट सिम्टम है। और अगर 20 से 35 तक आता है तो ये फिर आपके सिवियर सिम्टम है। तो ये फिर आपके क्या है जी, सिवियर सिम्टम है। जी ब्रो, याद रहेगा जी सब लोगों को IPSS यस स्कोर? सर। तो इसमें 5 5 5 5 20 1 2 3 4 5 6, चलो आगे लिखो जी। वैसे मैं सोच रहा था ये करवा ही दूं, चलो बस ठीक है। तो बस ये आपने इस तरह, लेकिन पेपर में आएगा नहीं, मुश्किल है कि इसके सिम्टम इस IPSS का स्कोर पूछे। अच्छा, अब डायग्नोज कैसे करते हैं BPH का? BPH का जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है, एक तो सबसे पहले हमने हिस्ट्री लेनी है ना। ये जो IPSS स्कोर है ना, ये पेशेंट की हिस्ट्री पे होगा। मतलब हम पेशेंट से फ्रीक्वेंसी का पूछेंगे, अर्जेंसी का पूछेंगे। तो ये IPSS स्कोर जो है ना, बेसिकली ये पेशेंट की हिस्ट्री पे ही हम बनाते हैं IPSS स्कोर। ठीक है, वो अपने सिम्टम जब बताता है उससे हम ये स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो बहरहाल उसको हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम पेशेंट को क्या करते हैं जी, DRE, रेक्टम के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं। DRE एग्जामिनेशन मतलब हम अपने इंडेक्स फिंगर के थ्रू इस तरह, ये देखें, ये हम DRE कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, ये आपने एनस के थ्रू जो है वो इंसर्ट करनी होती है। और ये आपको जो है वो प्रोस्टेट अपनी फिंगर पे आपने पैल्पेट करना होता है, आपको आइडिया आ जाता है। अच्छा, अब इससे क्या पता चलेगा? अब जब आपकी उंगली अंदर से, रेक्टम के अंदर से प्रोस्टेट को आप जब पैल्पेट करोगे, आपको ना अपनी फिंगर पे फील होगा क्या प्रोस्टेट जो बड़ा हुआ है, एक तो वो आपको फील हो जाएगा। दूसरा, जब आपको फील होगा कि यार प्रोस्टेट ना नोड्यूलर नहीं है, बड़ा जरूर है लेकिन स्मूथ है। उंगली से आइडिया हो जाता है कि यार ये प्रोस्टेट का साइज बड़ा है लेकिन वो प्रोस्टेट स्मूथ है, वो होता है BPH। अगर आपने DRE की और आपके को ऐसे लगा कि यार प्रोस्टेट को जो चीज टच कर रही थी ना, वो स्मूथ नहीं थी, वो ऊंची नीवी थी, वो क्या थी, नोड्यूलर थी, रफ सरफेस थी। आपको ऐसा लगेगा कि यार अंदर कोई चीज ऐसी थी लेकिन वो प्लेन नहीं थी, वो क्या थी, ऊंची नीवी थी, मतलब वो रफ सरफेस थी, नोड्यूलर थी। वो आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा था। तो अगर आपको DRE पे प्रोस्टेट स्मूथ मिले, इनलार्ज हो लेकिन स्मूथ पैल्पेशन हो, तो वो आप क्या सोचोगे, जल्दी से बता दो। BPH। और अगर नोड्यूलर सरफेस हो, फिर आप क्या सोचोगे? कैंसर। लेकिन सोचोगे। अच्छा, लेकिन अगर आपने फिंगर से पैल्पेट किया और पेशेंट को दर्द हुई, तो वो भी मेलिग्नेंसी की तरफ भी हो सकती है, पेन। पेशेंट जब आपने प्रोस्टेट को पैल्पेट किया तो या तो पेशेंट को वो मेलिग्नेंसी होगी या वो मे भी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हुआ, प्रोस्टाटाइटिस ना हो, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। तो ये आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा हम यूरिन का एग्जामिनेशन भी करेंगे, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि अब पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा हो, आप BPH सोच के बैठे हो, वो बाद में UTI निकले। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, सिस्टाइटिस जब होता है, तो फीवर तो नहीं होता, बार बार यूरिन नहीं आता है ना, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होती है ना सिस्टाइटिस में, ब्लैडर के इन्फेक्शन में। यस और नो? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर एक आपके पास दादाजी हैं 60 65 साल के, वो कहते हैं मुझे फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी है, ठीक है, और बार बार पेशाब आता है, तो आप BPH तो सोचोगे, मे बी वो ब्लैडर का इन्फेक्शन ही ना हो। क्योंकि ब्लैडर का इन्फेक्शन भी तो, जो जिसे हम क्या कहते थे, सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस में भी तो ऐसे होता था, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, ये सारे सिम्टम आते थे, डिसयूरिया, बर्निंग। लेकिन
सिस्टाइटिस में भी फीवर, नहीं होता। इसका मतलब एक मेल पेशेंट आपके पास अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्यूरिया के साथ आए, बीपीएच के अलावा मे भी वो ब्लैडर का इन्फेक्शन ही ना हो, पॉसिबल है ना? यस सर। इसलिए आप यूरिन एग्जामिनेशन भी करवाओगे, यूरिन एग्जामिनेशन करवा लोगे, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अल्ट्रासाउंड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, ये देखें जी, ये आपको अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट नजर आ रहा है, ये ऊपर ब्लैडर है, ये जितना ये ब्लैक एरिया जो है ना, ये पेशाब से भरा हुआ ब्लड, ये देखना, ये आपको इससे भी रफ आइडिया हो जाता है, ये 3 साढ़े 3 ml। तो आपको ब्लड, ये ब्लैक सा एरिया जब आप ऊपर मसाने के ऊपर वो रखते हो ना, अल्ट्रासाउंड वाला प्रोब ऊपर रखते हो, तो बड़ा ये बिल्कुल डार्क सर्कल सा नजर आता है, वो ब्लैडर अंदर से भरा होता है पेशाब से। ठीक है, और ये नीचे प्रोस्टेट है जी। ब्रोस क्लियर है जी? चले, ये देखें कितना जबरदस्त अल्ट्रासाउंड है, ये ब्लड है जी। ब्रोस चले, यस यस सर। सर। तो ये आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाहे। बाकी इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज है यार, इसमें से भी निकाल लो, बीपीएच में जो आपने एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है, उसे कहते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये भी बीपीएच में इसका लेवल भी हाई हुआ है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। नॉर्मल वैल्यू इसकी <4 नैनोग्राम पर ml, <4 होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है? <4। लेकिन बीपीएच में, अच्छा अच्छा, और अगर 4 से 10 के दरमियान हो, नॉर्मल लेवल ये लिखने पहले, वही इसने <3 लिखा हुआ है, <3 NG पर ml, ठीक है, नैनोग्राम पर ml। अगर तो ये 4 से कम है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 4 से 10 के दरमियान है तो वो इन्फेक्शन होगा, प्रोस्टेट का, प्रोस्टाटाइटिस। ठीक है, या यूटीआई हो सकता है ना। और अगर 20 से ज्यादा है, अगर आपके प्रोस्टेट का पीएसए का लेवल 20 से ज्यादा है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ ज्यादा आपको लेके जा रहा है। तो अगर इसका लेवल 20 से ज्यादा है पीएसए का, तो ये आपको फिर प्रोस्टेट कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। इसका मतलब कि बीपीएच में भी आपका ये पीएसए का लेवल बड़ा होता है, लेकिन अगर ये वैल्यू 20 से क्रॉस करती है पीएसए की, तो आप क्या सोचना स्टार्ट करोगे? पेशेंट को क्या ना हो, जल्दी से बता दो। प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना पीएसए का लेवल ज्यादा होगा, आपकी प्रोस्टेट कैंसर की सस्पेशन बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया? लेकिन आपको एक चीज जो याद रखनी है, जब भी आपने पीएसए का लेवल चेक करवाना है, आपने फिनेस्ट्राइड नहीं देनी। फिनेस्ट्राइड पीएसए का लेवल लो कर देती है, वो जो हमने 5 अल्फा ड्रग इनहिबिटर पढ़ी थी। अगर किसी का पीएसए का लेवल चेक करवाना है, तो फिनेस्ट्राइड देने से पहले करवा लेना, क्योंकि फिनेस्ट्राइड देने के बाद वो लो हो जाता है, इसलिए आपने आपकी वैल्यू, आपकी एरर आ जाएगा, तो इनअप्रोप्रिएटली लो हो जाएगी ना वो वैल्यू, तो आपने इसलिए उससे पहले करवाना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने फिनेस्ट्राइड दे दी, फिर कोई फायदा नहीं होता पीएसए का, फिर आपकी वैल्यू ऐसे ही ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है? यूरोडायनेमिक, अगली इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? यूरोडायनेमिक स्टडी। अच्छा, यूरोडायनेमिक स्टडी करवानी है। अच्छा, अब इस यूरोडायनेमिक स्टडी के अंदर हमने बेसिकली क्या चेक करना है? इसमें हमने जो है ना आपका, अल्लाह भला करे, लोअर यूरिनरी ट्रैक के जो सिम्टम्स होते हैं, उसको हमने जो है वो उसकी काजेस को रूल आउट करना होता है। अब यूरोडायनेमिक स्टडी में हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर का भी पता चल जाएगा,
यूरोडायनेमिक स्टडी में हमें उसके बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का भी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस का भी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें ये भी रूल आउट करनी है, क्योंकि यही ना ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम हो, आप बीपीएच सोच रहे हो, तो इसका मतलब यूरोडायनेमिक स्टडी में आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसे हमने ओवर एक्टिव ब्लैडर को अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, स्लैश डाल के लिख दो, ओवर एक्टिव ब्लैडर से मुराद अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो मेनली जो है ना यूरोडायनेमिक स्टडी आपकी ओवर एक्टिव ब्लैडर, अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और या फिर यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो इसमें हम वो सारी चीजों को मेजर करेंगे। इसमें हमने करना क्या है, हमने ब्लैडर के अंदर प्रेशर मेजर करना होता है, ठीक है, जब ब्लैडर फुल भरा हुआ है और जब ब्लैडर फुल खाली है तब करना है। मतलब ब्लैडर के अंदर जब फुल पेशाब भरा हो उस वक्त भी प्रेशर चेक करना है, और जब ब्लैडर खाली कर देंगे उसके बाद भी प्रेशर चेक करेंगे। प्रेशर चेक करने को क्या कहेंगे, सिस्टोमेट्री। सिस्टोमेट्री, तो इसका मतलब सिस्टोमेट्री से क्या मुराद है, ब्लैडर का प्रेशर चेक करेंगे। तो ये यूरोडायनेमिक स्टडी ही है ना। तो यूरोडायनेमिक स्टडी में हमने क्या क्या चेक करनी है, यूरोडायनेमिक में एक हमने ब्लैडर का प्रेशर चेक करना है, फुल जब फिल हो ब्लैडर और जब ब्लैडर एम्प्टी हो, दोनों केसेस में। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है पेशेंट का पेशाब कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, फ्लो रेट, ये भी यूरोडायनेमिक स्टडी ही है, फ्लो रेट भी चेक करना है। तो फ्लो रेट भी चेक करना है, तो फ्लो रेट भी चेक करना है। नॉर्मल यूरिन 1 सेकंड में 20 ml आ जाता भाई, 20 ml पर सेकंड, यूरिन का जो नॉर्मल फ्लो रेट है, यूरिन का जो नॉर्मल फ्लो होता है 20 ml आ जाता है पर सेकंड, 20 ml पर सेकंड यूरिन का जो नॉर्मल फ्लो रेट है। और जब हम वॉशरूम में बैठ के यूरिन कर रहे होते हैं, जब पेशाब बाहर निकल रहा होता है, उस वक्त ब्लैडर के अंदर प्रेशर जाहिर है, जब क्यों पेशेंट का पेशाब बाहर आ रहा है, क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब हम वाइडिंग कर रहे हो, जब हम यूरिन निकाल रहे हो बाहर, उस वक्त ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर है वो 60 cm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप वॉशरूम में बैठे हैं और आपके ब्लैडर के अंदर प्रेशर जब यूरिन बाहर आ रहा होगा, तो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 60, ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड 60 cm। 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ये प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फीमेल का 40 से। इसका मतलब ये सारी यूरोडायनेमिक स्टडी ही है। हमने ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर फुल भरा हुआ है उस वक्त कितना प्रेशर है, ब्लैडर खाली कर दिया उस वक्त कितना प्रेशर है, ब्लैडर यूरिन कितने फ्लो रेट पे बाहर आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल 20 ml पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और जब आप यूरिन कर रहे हैं उस वक्त ब्लैडर के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए, तो इट शुडंट बी मोर देन 60 इन मेल और 40 इन फीमेल। लेकिन क्या होगा अगर किसी को प्रोस्टेट का इश्यू होगा, या कोई लाजमी तो नहीं है प्रोस्टेट के इश्यू की वजह से ही यूरिन में रुकावट हो, कोई और भी वजह जो यूरिन के फ्लो में रुकावट बने, तो यूरिन का जो फ्लो रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा, ब्लैडर का जो प्रेशर है वो 60 cm से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी स्टडीज जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दें। ब्लैडर के अंदर प्रेशर चेक करना, फ्लो रेट चेक करना, ये सारी चीजों को हम क्या कह रहे हैं जी ब्रोस, यूरोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। तो ये आपने जो है वो देखना है। इसके अलावा हम ब्लैडर के अंदर कैमरा भी डाल सकते हैं जी, यूरिथ्रा के अंदर, ब्लैडर के अंदर। देखो ना, एक पेशेंट को पेशाब रुक रुक के आ रहा है, मे बी वो यूरिथ्रा में ना प्रॉब्लम हो, मे बी वो प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपने, अगर आपको सस्पिशियस वाला एलिमेंट लग रहा है, सस्पिशियस सी कोई चीज है, तो आप कैमरा भी डाल के देख सकते हो। सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी, मतलब इसमें आप यूरिथ्रो सिस्टोस्कोपी करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये अंदर से ब्लड देख, सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी। अब बीपीएस की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है भाई, आप लोग समझदार हो। जब एक पेशेंट का प्रोस्टेट का साइज बढ़ा जाएगा, ब्लैडर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। ब्लैडर की तो जिम होगी ना स्टार्ट, यस सर। ब्लैडर ने तो जिम ज्वाइन कर ली ना, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की वजह, हाइपरप्लेजिया की वजह से। यस सर। ब्लैडर, तो ब्लैडर की थिकनेस हो जाती है, ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ब्लैडर मोटा हो जाता है क्योंकि ब्लैडर को जोर ज्यादा लगाना पड़ता है।
तो ब्लैडर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब प्रोस्टेट का साइज बड़ा होगा, क्या ब्लैडर के अंदर पेशाब इकट्ठा नहीं होगा, रुकेगा ना पेशाब। तो क्या आपको वो हो सकती है, वो मैं क्या बताने लगा था आपको, जैसे फट स्किप हो गया, एक मिनट। कंप्लायंस कम होगा। बोलने लगा था कुछ याद नहीं से, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं, ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन होगा, बार बार यूटीआई होता है, और रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है। अब ट्रीटमेंट क्या है जी। अगर तो पेशेंट के सिम्टम आईपीएसएस स्कोर लेस देन 7 है, तो पेशेंट को ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस पेशेंट को आप यही कहो कि फ्लूइड कम ले, पानी कम पिए, स्पेशली सोने से पहले पानी ज्यादा ना पिए, कॉफी कम पिए, अल्कोहल पी रहा है तो उसको कम करे। ठीक है, ताकि ब्लैडर आपका, क्योंकि कॉफी और अल्कोहल दोनों आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, और अल्कोहल से भी ज्यादा पेशाब आता है। ठीक है, अल्कोहल आपने देखा होगा, ये जो लोग नाइट क्लब के अंदर शराब पीते हैं, ऊपर से शराब पी रहे होते हैं, नीचे से बार बार अगर 20 बोतलें शराब की पी है ना, तो 20 दफा पेशाब भी करते हैं जाके। तो अल्कोहल वैसे ही आपकी, अल्कोहल क्यों आपकी जो है वो इतना यूरिन क्रॉस करवाती है, वजह क्या आती है। डायूरेटिक है। एडीएच हार्मोन नहीं बनाई जाती। एडीएच हार्मोन नहीं होगा तो किडनी से वाटर यूज नहीं आता। तो इसलिए अल्कोहल, कॉफी, ये चीजों से परहेज, और रात को सोने से पहले पानी कम पिए। ये अगर आईपीएसएस स्कोर लेस देन 7 है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बंदा जस्ट मॉडिफिकेशन कर ले। लेकिन अगर अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो वो आपको मैंने बताया, अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग देंगे, और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देंगे। और अल्फा 1 ब्लॉकर का कल मैंने बता दिया था, जब किसी पेशेंट को दें तो उसे बताना है कि रात को सोते वक्त अल्फा 1 ब्लॉकर लेना है, क्योंकि इससे बीपी ड्रॉप होगा। उसको बताना है कि इससे चक्कर भी आएंगे, बीपी भी ड्रॉप होगा। और 5 अल्फा रिडक्टेज जो इनहिबिटर है, जो फिनेस्ट्राइड है, ये कम से कम 6 महीने से ज्यादा पेशेंट ने यूज करनी है। अच्छा, अगर पेशेंट का सिम्टम रिलीव नहीं हो रहे, तो सर्जरी की इंडिकेशन क्या है, कब सर्जरी करेंगे। नंबर 1, अगर पेशेंट जो है वो का मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, वो कहता है डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हो रहा थोड़ी दवाइयां का, तो मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। नंबर 2, पेशेंट बेचारा अपने सिम्टम से इरिटेट बहुत है, तो पेशेंट क्योंकि बार बार पेशाब आना, कौन सा जो है बंदा तंग आ जाता है, तो सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा बॉदरसम है। ठीक है, तो सिम्टम्स का मसला हो सकता है। पेशेंट का बार बार पेशाब रुक जाता हो, यूरिन टेंशन होती हो, ये सारी कंडीशन में सर्जरी कर देंगे। पेशेंट को रीनल फेलियर हो, मतलब किडनी फेल होने लग जाए, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ना यूरिन के फ्लो में, पेशेंट को रीनल फेलियर डेवलप होने लग जाए। पेशेंट का यूरिन करके आया है, नॉर्मली मैंने आपको बताया 20 से 30 ml यूरिन बचाना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम यूरिन के अंदर, मतलब पेशेंट पेशाब करके आया, ब्लैडर के अंदर 200 ml से ज्यादा पेशाब पड़ा हुआ है, करने के बाद भी इतना अंदर पड़ा हुआ है, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 200 है, ठीक है, और पेशेंट को इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरिटर होने लग गया, वही हाइड्रोनेफ्रोसिस के जब पेशाब आगे नहीं जाएगा तो पीछे इकट्ठा हो जाएगा ना। ये देखें ना, जब यूरिन आगे बाहर नहीं निकलेगा, तो इसके अंदर यूरिटर्स में यूरिन इकट्ठा होगा, फिर किडनी तक ऊपर तक जो है वो आपका चला जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरिटर। इसी वजह से रीनल फेल होगा, इसी वजह से किडनी फेलियर होगी, अगर किसी पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, हाइड्रोयूरिटर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है ब्लैडर का, या किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंट की अपनी चॉइस, वो कहता है डॉक्टर साहब बाहर कर दो, रोला मकाओ, अक्सर लोग यही करते हैं, तो करना भी मेरे तो ख्याल में बेस्ट ही है, बंदा तो दवाइयां खा खा पागल हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है जी। सर्जरी करेंगे तो कौन सी करेंगे, कौन सी टेक्निक आपको पेपर में आएगी,
वेरी इंपॉर्टेंट, TURP, टर्फ, TURP करेंगे। दिस इज द सर्जरी। आपको जो आंसर लगाना है पेपर में, ये यूरेथ्रा के थ्रू ही हम करते हैं। इसमें कोई पेट के ऊपर से कोई वो नहीं हम देते हैं, सीन करने नहीं देते। ये इसका नाम है ट्रांस यूरेथ्रल, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू ही करते हैं ये प्रोसीजर, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP। दिस इज द ट्रीटमेंट, दिस इज द सर्जरी ऑफ चॉइस। ये सर्जरी का अगर आपको लगानी पड़े कौन सी सर्जरी करेंगे, तो आप कहोगे TURP इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सर्जरी ऑफ चॉइस। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप जो प्रोसीजर कर सकते हो, ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टाटेक्टमी। ठीक है, ट्रांसवेजाइकल, ये भी आप प्रोसीजर कर सकते हो, लेकिन ये अब नहीं करते, आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टाटेक्टमी ये भी हम कर सकते हैं। ये ज्यादातर हम तब करते हैं अगर प्रोस्टेट का वजन, प्रोस्टेट का वेट 100 ग्राम से ऊपर हो, मतलब बहुत बड़ा प्रोस्टेट हुआ हो, 100 ग्राम से ऊपर हो, और साथ ब्लैडर में कोई स्टोन हो, या आपके पास TURP की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, TURP की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, ब्लैडर में स्टोन हो, या प्रोस्टेट का साइज जो है बहुत बड़ा हो, फिर हम जो है वो ये प्रोसीजर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं जी, अच्छा एक पीछे जाओ जरा वापस। ये जो TURP है ना, इसका MCQ आता है पेपर में। जब हम TURP करते हैं ना, जो कि एक सिंड्रोम डेवलप होता है, उसे कहते हैं TURP सिंड्रोम, जिसका साइड इफेक्ट है, जरूर पेपर में आपको आएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम ये सर्जरी कर रहे होते हैं ना TURP, तो हम ब्लैडर को ना बहुत ज्यादा वॉश भी कर, जैसे जब ये सर्जरी हो रही होती है ना TURP वाली, तो उस वक्त हम ब्लैडर को साथ साथ वॉश कर रहे होते हैं, ताकि ब्लैडर के अंदर कोई क्लॉट ना बन जाए, ब्लैडर अंदर से साफ रहे। सर्जरी के दौरान ब्लैडर को हम फ्लश करते हैं, ब्लैडर को इरिगेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं ब्लैडर की, ब्लैडर को अंदर से, ताकि ब्लैडर में कोई क्लॉट ना बने ना, ब्लैडर अंदर से साथ साथ क्लियर होता रहे। अच्छा, जब हम ये TURP के दौरान पेशेंट को के ब्लैडर को वॉश कर रहे होते हैं ना बार बार, तो इसमें हमें साथ एक जो फ्लूइड होता है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन जो होती है ना, ये आपकी वहां से, या जो ब्लैडर ज्यादा वॉश करने से, आसान अल्फाज में, ब्लैडर ज्यादा वॉश करने से, बार बार वॉश कर रहे होते हैं इस प्रोसीजर में, तो ब्लैडर वॉश करने से क्या होता है, वो फ्लूइड सारा आपका, जो आप जिस फ्लूइड से वॉश कर रहे होते हो, वो फ्लूइड आपका ब्लड में चला जाता है, तो वो पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ब्लैडर वॉश करने के दौरान, ड्यूरिंग TURP। वो पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो व्हाट इज TURP सिंड्रोम? इट इज अ फ्लूइड ओवरलोड, जिसमें पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया है ड्यूरिंग इरिगेशन। ठीक है, और जो उसके फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, आपको हाइपोनेट्रीमिया हो गया। तो ये आपको 100% पेपर में क्वेश्चन आना है, 100% पेपर में क्वेश्चन आना है, जो आप NLE में दोगे कि पेशेंट की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, फ्लूइड ओवरलोड में चला गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया, तो दिस इज कॉल्ड TURP सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जरूर पेपर में आना है जी, याद रहेगा जी। यस सर। अच्छा, PVP कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जो दूसरा प्रोसीजर मैंने आपको लिखवाया है, ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेक्टमी, TVP, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है TVP के? इसकी तो मैंने आपको बता दिया ना, मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको बता दी TVP की, उसकी TURP की। TVP की क्या कॉम्प्लिकेशन है? TVP की जो कॉम्प्लिकेशन है, उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आ जाती है हेमरेज। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती है जी? हेमरेज। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, और कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? ये TVP जो प्रोसीजर होता है ना, ये इसीलिए अब नहीं करते ज्यादा, क्योंकि इसमें ना ब्लैडर का एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो पेशेंट का डैमेज हो सकता है, पेशेंट को बाद में पेशाब में
लॉस जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो सकता है। तो ब्लैडर के स्फिंक्टर जो है वो आपके क्या हो सकते हैं जी, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा पेशेंट को इस प्रोसीजर से ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है। नॉर्मली जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, जो कि इजैकुलेशन जो होती है, तो वो नॉर्मली स्पर्म्स बाहर को आते हैं। इन लोगों की इजैकुलेशन पीछे ब्लैडर को चली जाती है, उसे कहते हैं रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मतलब वो नॉर्मली जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो स्पर्म्स वो सारा सीमन बाहर आना चाहिए ना, इन लोगों का वापस थोड़ा उसमें ब्लैडर में घुस जाता है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो ये भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो इजैकुलेशन बाहर को आने के ब्लैडर में घुस गई है। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट है जी। जी, उसके बाद आगे लिखें जी, ब्लैडर कैंसर, सॉरी इसका प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर लिखें जी। चलिए, प्रोस्टेट कैंसर 65 ईयर इसकी एक एवरेज एज है जी। 65 मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल का। सेकंड मोस्ट कॉमन काज है डेथ की मेल में, कैंसर की वजह से। सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन मेल। फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज क्या थी डेथ की मेल में? लंग्स। लेकिन मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है मेल में? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट। मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डेथ होती है वो लंग कैंसर से होती है। इसलिए ओवरऑल जो रेट है मोस्ट कॉमन कैंसर का वो प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन डेथ जो मोस्ट कॉमनली है वो लंग कैंसर करता है, इसलिए डेथ में सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, अब इसमें प्रोस्टेट कैंसर की जो रिस्क फैक्टर क्या होता है, कौन से लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? एक तो रिस्क फैक्टर क्या है जी, मर्द होना ही रिस्क है, ना मर्द होते ना कैंसर होता। एक तो क्या है जी, एज। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ब्लैक लोगों में ये जो है ना, दूसरे कंट्रीज के जो ब्लैक, हमारे काले नहीं, हमारे ब्लैक नहीं, उनके ब्लैक। ठीक है, हमारा बेचारा है तो हफ्ते बंदा फिरदा होवे, तो तुसी सोची जाओ इन्हें प्रोस्टेट कैंसर ना मरना है। वो धुपे हमारा हमारे ब्लैक की बात नहीं हो रही, उधर के उधर रेसिस की बात हो रही है जी। क्लियर है? अच्छा, उसके यस बाद यस सर। सर। ज्यादा बर्गर पिज्जा खाने से, फैट ज्यादा खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। उसके बाद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। आ देखो मुंडिया सारे ने कल तो डाइटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद तो पॉजिटिव जो है फैमिली हिस्ट्री हो, ये भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। अगर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछे तो आपका कौन सा है, क्या आंसर लगाओगे? मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा प्रोस्टेट कैंसर का? सर मेल। एज। एज मोस्ट कॉमन सर। रिस्क फैक्टर है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला जो अब इसके सिम्टम्स हैं, इसके शुरू में सिम्टम्स नहीं आते जी। अच्छा, कैंसर की टाइप कौन सी होती है? एडिनोकार्सिनोमा। ये जो कैंसर की टाइप होती है एडिनोकार्सिनोमा होती है ना। दो मिनट आंसर सुन लें। अजान हो रही है।
तंग नहीं करना। उसामा बिस्किट खाओगे? हाँ। ਇਹ ਸੁਲਾਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਈ ਨਾਲ ਚਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰ क्या कह रहे हो? मैंने कहा साथ चाय हो ना फिर मजा आएगा मैंने सुला तुम्हारी है, अब आपकी मर्जी है। सर जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ क्या कह रहे हो? सर जब मैं और हाफिज आपके घर आए थे तो आपने हाफिज को कहा चाय तो नहीं ना पीने की था वापस मैंने आपसे पूछा था तो चाय तो नहीं पीनी, आपने कहा नहीं पीनी। आप मुझे कह देते पीनी है। हाफिज ने मैं क्या थी हाफिज मन नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਸੀ? 10 ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ। मैं 10 जानों को चाय चार के बंदे चक्कर थे में बेगम को नाश कर लेता। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ लिटरली ये लोग आए, ये कोई 8-9 का ग्रुप था। मैं कहा इतने की थे ना आप लोग, अब 8-9 को मैं कहाँ पे बिठाता। नहीं सर जी चार बंदे तो थे कुछ यार होटल से पिला देते ये कहते होटल से हमने पीनी नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ चलें जी, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं जी। चलिए जावे लिखें जी। जी तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो कौन सा आता है जी? एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं जी, आपको पता ही है वो ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम होंगे, लेकिन इनिशियली पेशेंट को इतने सिम्टम नहीं आते क्योंकि ये पेरिफेरल जोन में आता है। अच्छा, और उसके बाद नींद आ गई है प्लीज ब्रोज माइक्रोफोन ऑफ कर लें। मोमिन इसका जी। उसके बाद तो और इसके अलावा क्या सिम्टम्स आएंगे जब ये कैंसर आपका प्रोग्रेस करेगा, वर्सन होगा, तो फिर क्या होगा? वही यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम आएंगे। वेट लॉस जो कैंसर के टिपिकल सिम्टम होते हैं, वेट लॉस होगा। नाइट स्वेट्स, पसीना बहुत आता है। और एक चीज याद रखो, ये कैंसर मेटासाइज होता है इसमें आपके लंबर वर्टिब्रा में, और इसीलिए पेशेंट को लो बैक पेन होगी। एक चीज और याद रख लो, किसी पेशेंट को लेटने से कमर दर्द वर्स हो, बंदा ये कहता है डॉक्टर साहब जब मैं रेस्ट करता हूँ तो कमर दर्द बढ़ता है, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कमर को हाथ नहीं लगता। थिंक अबाउट कि कोई कैंसर मेटासाइज है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, आपके वर्टिब्रा में, तो अगर आपकी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में कोई कैंसर वाला एलिमेंट होगा, उसके सिम्टम लेटने से, रात को सोने से, जब पेशेंट सुबह उठेगा तो वो बेहतर नहीं होंगे। लेटने से मेटास्टेसिस और स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम के जो भी कोई कैंसर हो, जो स्पाइन जो आपके वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करेगा, वो स्पाइन पोजीशन में
लेटने से, सुबह सो के उठने से वो सिम्टम वर्स हुए होंगे, बेहतर नहीं हुए होंगे। याद रहेगा जी? यस बोलो। सर। सर अच्छा, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम इस पेशेंट को, जिसको कैंसर है जी प्रोस्टेट का, जब हम इस पेशेंट को वो डीआरई करेंगे तो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड किस तरह का मिलेगा? स्मूथ मिलेगा या नोड्यूलर मिलेगा? नोड्यूलर। नोड्यूलर मिलेगा। ठीक हो गया। तो आपको ये आपके टिपिकल सिम्टम्स हैं जो आपने जरूर याद करने हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं, उसकी बस बस ठीक है, इसके ना हम एक स्टेजिंग करते हैं और एक ग्रेडिंग करते हैं। आपको पेपर में सवाल आता है। स्टेजिंग ये होती है कि ट्यूमर कहाँ पे है और कहाँ तक फैल चुका है। मतलब हम कहते हैं ये ट्यूमर प्रोस्टेट का है, फेफड़ों तक आ गया, ब्रेन तक आ गया। हाँ, इसके अक्सर लिखा होता है जी स्टेज 4 या स्टेज 5। इसका मतलब ये होता है कि स्टेज 4 जो ट्यूमर होगा वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका होगा, प्रोस्टेट की अगर बात करें। तो स्टेज 3 मतलब मैं आपको ये अभी स्टेजेस लिखवा नहीं रहा। तो स्टेजेस क्या होती हैं कि ट्यूमर किस किस टिश्यू कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है। और ग्रेड ये होता है कि वो जो कैंसर के सेल हैं उनमें कितनी जो है वो कह लो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। कैंसर के सेल जो बायोप्सी पे आपको देखेंगे, बायोप्सी की बेस पे हम ग्रेडिंग बनाते हैं कि कैंसर के सेल्स की कौन सी ग्रेड है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, ठीक है, इंटरमीडिएट है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कौन सा कैंसर वाला पेशेंट का सर्वाइवल हमें ग्रेड से ज्यादा अच्छा पता चलेगा, इस बंदे ने कितना जिंदा रहना है, कितनी प्रोग्नोसिस है, या स्टेज से? स्टेज से। से। स्टेज। इसलिए एमसीक्यू आएगा कि बेटर प्रोग्नोसिस, आपकी जो प्रोग्नोसिस है किसी भी कैंसर की, वो स्टेजिंग से ज्यादा अच्छी पता चलती है या ग्रेडिंग से ज्यादा अच्छी पता चलती है? स्टेजिंग से। स्टेज। स्टेजिंग से। ये पेपर का क्वेश्चन है, याद रखना है। तो स्टेज आपकी ज्यादा आपको प्रोग्नोसिस बताती है, ना कि उतनी ग्रेड। हालांकि हम ग्रेडिंग और स्टेजिंग करते हैं ट्यूमर्स की, लेकिन स्टेजिंग ज्यादा हम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी आखिरी स्टेज है, निकाल ले जाओ, अब इसकी खिदमत करो। इसका मतलब वो ट्यूमर आपकी बॉडी में मेटासाइज हो चुका है। अच्छा, और जो ग्रेडिंग होती है उसके अंदर जो हम स्कोर वो एक स्केल इस्तेमाल करते हैं स्टेजिंग के लिए, दैट इज ग्लेसन सिस्टम। तो ग्लेसन स्कोर होता है, बस नाम लिख ले, पेपर में आ जाता है। तो ये आपका इस ग्रेड के लिए, ये ग्रेड के लिए आपका जो है वो स्कोर सिस्टम होता है, ग्लेसन जो है वो स्कोर सिस्टम होता है। तो बस लिख लें, नाम ही लिख लें बस, और कुछ नहीं। सर ये ग्रेड के लिए इन्वेस्टिगेशन होते हैं इसमें स्टेज? ग्रेडिंग के लिए, ठीक है, ग्रेडिंग के लिए। वैसे तो इसको हम पढ़ते होते हैं, लेकिन अभी बस आप नाम याद कर लो। तो बस अब बाकी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल मैंने आपको पहले बता दिया है। तो वो आपका 20 से ज्यादा होगा। और इन्वेस्टिगेशन में वही डीआरई करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, कि जब आपने ये देखना है कि ट्यूमर, अच्छा जो स्टेजिंग है कि ट्यूमर कहाँ कहाँ तक फैल चुका है, वो सीटी स्कैन एमआरआई पे आपको पता चलेगा ना। तो स्टेजिंग जो है ना वो तो सीटी स्कैन पे पता चलती है, सीटी स्कैन एमआरआई पे। जो स्टेज होती है कि ट्यूमर कहाँ तक फैल चुका है वो तो सीटी स्कैन पे आएगा। इसलिए स्टेजिंग जो होगी वो हम सीटी स्कैन से करते हैं। ग्रेडिंग जो होती है वो बायोप्सी से करते हैं। जी क्लियर है जी? आगे चलें जी। यस जी सर। सब लोगों को क्लियर है? ट्रीटमेंट क्या है जी? रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, हम प्रोस्टेट कर देंगे। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, हम प्रोस्टेट को निकाल देंगे। पहला पॉइंट तो यही लिखना है हमें। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है जी, प्रोस्टेट निकाल दिया,
उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम पेशेंट को प्रोस्टेट निकाल देंगे। उसके बाद हम साथ में या बाद में रेडियोथेरेपी भी करेंगे, जिसे हम कहते हैं जी शुआएं लगाई हैं जी, रेडियोथेरेपी। अच्छा, एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोस्टेट निकाला और उसी टाइम पे अगर आपने रेडियोथेरेपी भी की, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की दोनों इकट्ठी की, फिर इसको हम कहते हैं एडजुवेंट थेरेपी। मतलब दो चीजें आपने इकट्ठी चलाई, सर्जरी भी की और साथ में रेडिएशन भी लगाई। लेकिन अगर ऐसा हो आपने सिर्फ प्रोस्टेट की सर्जरी की है, रेडिएशन नहीं लगाई, रेडिएशन बाद में कभी 2-4 महीने, 6 साल बाद, 6 महीने बाद में कभी रेडिएशन लगानी पड़े, जो कि आपने उस वक्त नहीं लगाई जब सर्जरी की है, बाद में लगाई है कुछ टाइम के बाद सर्जरी के, फिर वो होगी सैल्वेज। सैल्वेज जो है वो सैल्वेज थेरेपी। अगर उसके उसके साथ ही लगाएंगे तो दैट इज एडजुवेंट। रेडिएशन अगर बाद में करेंगे दैट इज आपकी सैल्वेज। क्लियर है जी? यस सर। न्यूरोस। अच्छा, उसके बाद ये यूएसएमएल का क्वेश्चन है, व्हाट इज एडजुवेंट एंड व्हाट इज सैल्वेज, ठीक है। और इसके अलावा और हम साथ में क्या करेंगे? आप लोगों को पता है कि प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? वही वजह जो बीपीएच की है, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब ये है, क्या हम पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन बॉडी से खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। टेस्टिस डिपेंडेंट ही है ना। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? टेस्टिस। तो क्या टेस्टोस्टेरोन को खत्म करने के लिए टेस्टिस निकाल देंगे? यस हम सर। टेस्टिस ही पेशेंट को रिमूव कर दें, ताकि ना टेस्टोस्टेरोन हो, ना टेस्टिस हो, ना टेस्टोस्टेरोन बने। तो इसे हम क्या कहेंगे जी? क्योंकि 95% हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे टेस्टिस से बनता है, तो हम क्या कर देंगे? ऑर्किडेक्टमी कर देंगे। ऑर्किडेक्टमी कर देंगे, ये भी हम कर देंगे। ठीक हो गया। तो साथ हम ये भी करेंगे, टेस्टिस में रिमूव करेंगे। अच्छा, अगर आपने सर इसमें भी वही होता है, टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आ जाता है, क्या डाइटेस्टोस्टेरोन चीज? होता है जैसे हाँ जी, हाँ जी, वही डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही कल्प्रिट है। टेस्टोस्टेरोन पे ही ये ट्यूमर डिपेंड करता है। तो आप टेस्टोस्टेरोन को निकाल दोगे ना बॉडी से, तो ट्यूमर जी अगर सर। फैला भी होगा ना, बंदा फिर भी 10 साल निकाल जाता है। ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। अगर आपका कैंसर फैल भी चुका है ना, एडवांस स्टेज भी है, ये लोग कई कई साल फिर भी गुजार जाते हैं जिंदगी। ये पूरी नहीं इनकी डेथ होती प्रोस्टेट कैंसर वालों की। तो एक हम क्या कर देंगे जी? ऑर्किडेक्टमी कर देंगे। मेरा ख्याल है कोई कोई मैंने एक पेशेंट के साथ में देखा था, वो उसको कोई 12-13 साल हुए थे, प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोस केस था, वो 12-13 साल बाद फौत हुआ था। तो प्रोस्टेट कैंसर सडन डेथ नहीं होती, ये इतना एग्रेसिव ट्यूमर नहीं होता। और ऊपर से आप टेस्टिस निकाल दो, फिर इसके ट्यूमर की सेल्स और जो ग्रोथ होती है वो और स्लो हो जाती है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे? टेस्टिस को एलिमिनेट करेंगे, ताकि टेस्टोस्टेरोन ही ना हो। हम ये भी तो कर सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बनने ही ना दे, मेडिकल ऑर्किडेक्टमी करें। मतलब टेस्टिस अंदर हो लेकिन वो काम ना करें। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? यस सर। तो मेडिकल ऑर्किडेक्टमी मतलब आप क्या करो कि पेशेंट को मेडिसिन दो, और या बस आप लिख दो मेडिकल ट्रीटमेंट बस। ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? आप पेशेंट को बाहर से, मैंने कहीं पर पढ़ाया हुआ, मैं लिप्रोलाइट ड्रग दोगे, शायद मैंने गाइनी में करवाया था ये आपको। लिप्रोलाइट लिप्रोलाइट ड्रग यस देंगे। सर। वो ये जिसमें आप टेस्टोस्टेरोन ये नहीं ना बनेगा। आरएच के वो रिसेप्टर ज्यादा कर देते हैं वो वाला ना। ये आपका जीएनआरएच एनालॉग है ना? यस जी सर। सर। ओके ओके। हम्म, तो आपके ये वही एनालॉग है ना, जो जाके जो रिसेप्टर्स को कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट करेंगे, तो जिससे शुरू में तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा, लेकिन बाद में जो होगा वो बनना बंद हो जाएगा। याद है?
तो Yes, sir. ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड आप करेंगे, बाकी रेडिएशन थेरेपी भी है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। याद रहेगा जी प्रोस्टेट कैंसर, क्या मुश्किल था? Yes, करो, sir. इजी है। मुश्किल कोई नहीं है, इजी है। नेक्स्ट लिखें जी, यहीं पे लिख लें, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, प्रोस्टाटाइटिस, प्रोस्टाटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन काज इकोलाई, मोस्ट कॉमन काज इकोलाई। लेकिन इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो सिम्टम्स क्या होंगे प्रोस्टेट इन्फेक्शन के? हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, इसमें से प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टाटाइटिस निकाल दो। तो हाई ग्रेड फीवर होगा, कमर में दर्द होगी, लो बैक पेन, और एनस के इर्द गिर्द जो है ना, एनस के इर्द गिर्द पेन होगी, पेरी पेरी एनल जो पेन होगी। तो पेशेंट को ना मैं आपको बताता हूँ, पोजीशन, इस एरिया में जो पेशेंट को एनस के इर्द गिर्द जो होगी, पेशेंट को पेन होगी। ठीक है? तो लिथॉट में वो बस में, अच्छा, तो उसके बाद क्या है जी, पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, इसमें भी वो टिपिकल अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी इसमें भी होती है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर होता है। अब आप पेपर में कैसे पिक करोगे? पेरी एनल पेन एंड लो बैक पेन, ये आपको क्लू है पेपर में कि ये प्रोस्टाटाइटिस है। ठीक है? तो ये आप ये लिख दो, पेरिनियल पेन, पेरिनियम एरिया में पेन होती है। पेरिनियम जो एरिया होता है ना, ये वाला होता है, ये जो आपका एरिया होता है ना सारा, एनस और वेजाइना और ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया आपका जो है, ये सारा पेरिनियम है जो आपको नजर आ रहा है। तो इस एरिया में पेन भी होगी। तो ये आपकी जो क्या जी, प्रोस्टाटाइटिस। हाँ, चलें लिखें जी आगे, नेक्स्ट है जी। अच्छा, उसके बाद तो ठीक है, यही मेन चीज है। अच्छा, उसके बाद डीआरई जब करेंगे, वही जब फिंगर्स एग्जामिनेशन करेंगे, तो क्या होगा जी, पेशेंट को जब जैसे प्रोस्टेट के इन्फेक्शन है ना, जैसे पेशेंट को रेक्टम के थ्रू फिंगर लगेगी, पेशेंट तो आपका पेन से, उसे पेन होगा बहुत ज्यादा, तो हाई ग्रेड, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा टेंडर होता है। और जब आप डीआरई करेंगे ना, तो आपकी उंगली को लगेगा तो गर्म चीज लग रही है, वार्म एरिया होगा वो, वार्म होगा, टेंडर होगा। ठीक है? और ये आपका तो ट्रीटमेंट क्या है? सिप्रो, आगे लिखा जाए बस। ठीक है, ये वाली मेन मेन चीजें अगर, तो उसके बाद क्या है जी, प्रोस्टेट एब्सेस, प्रोस्टेट के अंदर पस भी पढ़ सकते हैं, रेशा, प्रोस्टेटिक एब्सेस, छोटे छोटे टॉपिक है बस ये। तो प्रोस्टेटिक एब्सेस देखें जी, कब होगा? अगर आपने एक्यूट प्रोस्टाटाइटिस ट्रीट नहीं किया, वही जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा, अगर आपने एंटीबायोटिक टाइम से ना खाई, ट्रीटमेंट ना लिया, तो वही वहां पे रेशा इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, प्रोस्टेटिक एब्सेस। तो प्रोस्टेटिक एब्सेस की काज क्या होगी? जब आपका एक्यूट प्रोस्टाटाइटिस ट्रीटमेंट ना हो उसका। तो इसमें प्रोस्टेट, क्या आपको कैसे पता चलेगा? प्रोस्टेट एब्सेस के लिए ये उंगली बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपने डीआरई करनी है, आपको उंगली पे फील होगा अंदर कोई थैली पड़ी है, लेकिन वो रेशा होगा ना जो आपकी प्रोस्टेट के अंदर, जो आपको ऐसे लगेगा अंदर कोई सॉफ्ट सी चीज पड़ी है, वो रेशा टच कर रहा होगा आपके, उसको पैल्पेशन पे फील हो रहा होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक तो डीआरई हम जब करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे,
एक तो आपको प्रोस्टेट का साइज बड़ा मिलेगा, आपको अपनी उंगली पे महसूस होगा कि प्रोस्टेट इनलार्ज है। दूसरी जो आपको चीज फील होगी वो होगा हॉट होगा प्रोस्टेट। तीसरी जो चीज होगी, थोड़ा सा हाथ उंगली प्रोस्टेट को लगेगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा टेंडरनेस होगी, पेन बहुत होगी। और जो चौथी चीज है वो होगी फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन से मुराद ये होता है कि आप जब टच करोगे ना, आपको आपको फील होगा कि अंदर ना कोई थैली पड़ी है जो दबाने से दब जाती है। तो फ्लक्चुएशन, वो क्यों रेशा होगा ना, जब आप दबाते हो तो आपको फ्लक्चुएशन से फील होती है। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं फ्लक्चुएशन के लिए, समझ गए सारे? यस सर। सर तो फ्लक्चुएशन आपको फील होगी, ठीक है। तो उसके बाद तो ये आपको ये फ्लक्चुएशन वाला वर्ड याद रखना। फ्लक्चुएशन वाला पॉइंट आपको पिक कराएगा कि ये प्रोस्टेटिक एब्सेस है। तो बाकी वही यूरिनरी अर्जेंसी भी होगी, इवन यूरिन रुक भी सकता है क्योंकि प्रोस्टेट का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदर यूरिथ्रा आपका ब्लॉक भी हो सकता है। तो काज क्या है जी, वही इक्वलाय। तो इसके सिम्टम लिखें। इसके सिम्टम जो होते हैं ये ऊपर बहुत होते हैं, जहाँ पे आप अंडर शेव करते हो ना, सुप्रा प्यूबिक एरिया जो प्यूबिक एरिया, उससे ऊपर वाला सुप्रा प्यूबिक एरिया जो होता है ना, सुप्रा प्यूबिक रीजन में जो पेन होगी, इस रीजन में पेशेंट ने ये देखें इस एरिया में जो है वो पेन होगी, सुप्रा प्यूबिक, ठीक है। उसके बाद कमर दर्द होगा, इवन टेस्टिस में पेन होगा। ये पेन इतनी, प्रोस्टेट की पेन इतनी होगी, टेस्टिस में भी पेशेंट को पेन हो रही होगी। और कैल्जिया, टेस्टिस में पेन को क्या कहते हैं? और कैल्जिया, टेस्टिस में पेन होगी, ठीक है, टेस्टिस में भी पेन होगी। उसके बाद जब पेशेंट पेशाब करेगा, पीनस की टिप पे दर्द होगी, पीनस की टिप पे पेन होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इजीली आप, सर्जरी बहुत आसान है, बस आपने एक दफा पढ़ना ही है, याद हो जाती है। पीनस की टिप पे पेन होती है। अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी तो लिखवा ही दिया मैंने। डायग्नोस कैसे करते हैं? यूरिन के अंदर रेशा आता है, यूरिन के अंदर रेशा आता है, ठीक है। इवन आप जब डीआरई करोगे ना और प्रोस्टेट को दबाओगे उंगली से, तो पीनस से बाहर रेशा आने लग जाएगा। प्रोस्टेट जब मसाज करोगे ना, ऐसे प्रोस्टेट को दबाओगे, वो जो पस होगी ना वो आपके पेशाब में बाहर आएगी। प्रोस्टेट मसाज करने पे पस हमें मिलेगी यूरिन के अंदर। बात समझ गया सब लोग? तो एक और वर्ड लिख लो, जब आप डीआरई करोगे ना, आपको प्रोस्टेट ऐसा लगेगा जैसे एक थैला से अंदर बॉगी, तो आपको बॉगी जो है वो बॉगी प्रोस्टेट मिलेगा, BOW है। तो आपको बॉगी प्रोस्टेट मिलेगा, ये भी आपको क्या वो बॉगी प्रोस्टेट आपको मिलेगा। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर है? जल्दी से बता दो। यस सर। तो बॉगी प्रोस्टेट मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है? वही एंटीबायोटिक, सिप्रो, सेप्ट्रान, डॉक्सीसाइक्लिन, ये आप जो है पेशेंट में यूज करवा सकते हैं। जी आगे चलें जी। यस सर। नो सर। नो क्यों? आगे लिखो जी। नो सर प्लीज सर, इनफ सर जी, टाइम बहुत हो गया। सर बस हो गई है सर, बस हो गया। टेस्टिस की एनाटॉमी लिखें जी। यार इसमें से टेस्टिस की एनाटॉमी निकाल। मॉनिटर को बना ले, मॉनिटर क्लास का इंचार्ज है जी। जी डॉक्टर सर फिर मॉनिटर, नहीं देते हैं जी डॉक्टर मॉनिटर छुट्टी देंगे, पढ़ा है इनको। सर करवा दें। सर 2 सर मॉनिटर रख जी लें। मेजोरिटी सर जी, मेहरबानी करो सर जी। वो कहता 2 मिनट रख ले। सर जी 2 मॉनिटर रख ले, एक बना दिया करेंगे, ये नहीं मानते।
सर एक मेल रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। यस चले सर जिनेश सर इसको जिनेश ना है जी बनाइएगा दूसरा सर, इसको नहीं बनाइएगा दू- और सर रहने दियो, एक ही बड़ा सर जी केड़े रोलिया नु पै गया जी। सर मुझे चले बना भाई दें इसी ये वो खुशी में मैं तब छुट्टी दिलान कर दूंगा। तक वो टॉपिक ढूंढ रही है ना आपकी, यार जल्दी से दे दो। सर जी यहाँ फर्स्ट क्लास नहीं ले रहा सर, ये फाइन होगा। हाफिज साहब है कहाँ पे अभी? ऑनलाइन है? सर वो यूनिवर्सिटी गया हुआ था, पता नहीं क्या उनको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का कोई इशू है इसका। हाफिज साहब ने कोई नहीं डॉक्यूमेंट्स की कारी टेंशन है, ग्रुप लीडर है ना स्टडी सर हार्ड जी। की है ना, 5 साल जी, पढ़ाई बड़ी जोर से की है ना। कागज पत्र सारे पूरे रहता। अच्छा अच्छा बस एक मिनट जी, वो टॉपिक सर जी वो तो सर जी बस करो जी। मनीटर ने कह दिया, मनीटर 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 की बात रोक ही नहीं सकता हूँ। मनीटर हमारा वजीर दाखिला वजीर खजाना है जी। वजीर मतलब करप्ट है। नहीं जनाब भाई यार, मनीटर हमारा बड़ा ईमानदार है। सर जी बात कर दे। स्टूडेंट का सारा स्टूडेंट सर जी बस करें सर जी, साडी भी सुन लिया करो, एक मीटर सारे दे भारी हो। सर जी आज जुम्मा है, बात कर दो। चलो एक और बंदे से पूछ लेता हूँ, अगर उसने कहा छुट्टी तो फिर छुट्टी, अगर उसने कहा पढ़ना है तो फिर मैंने जरूर पढ़ाना है। यस चलिए सर मैं मेरे से बंदा पूछना नहीं सर, नहीं मेरे मैं से बंदा खुद पूछना देखो। सर कुड़ी नहीं होनी चाहिए। जिद्दियां वड्डियां मुंडे फिल्म में मुंडिया को पूछना ही नहीं है। हम सर जी फीमेल पूछ लेते हैं। चलें एक लड़का एक लड़की, रिस्पॉन्सिबल बंदों से पूछते हैं। मोमिन सर छुट्टी। चलें, एक चलो वोट रह गया जी। अब हाँ, वो अगली जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट जो मुझे लगती हैं, डॉक्टर अलीना। सर छुट्टी दे दें बस। सारी नस जाओ। सर जी अल्लाह हाफिज। छुट्टी बनती। ओके अल्लाह हाफिज। ये आगे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये दोनों मेरी लिस्ट से निकल गए। मोए मोए ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज।